Good morning, students. I'm Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, MM Mahila College, Aram. Today's topic is ethical issues in psychological tests. एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजिकल टेस्ट। एथिकल इशू का मतलब होता है कि जब भी हम किसी मनोवैज्ञानिक टेस्ट को बनाते हैं या स्केल्स को बनाते हैं तो उसमें एथिकल इश्यूज़ को ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर हम लोग नैतिक बातों को ध्यान रखें, जैसे कि हम किसी का बनाया हुआ चीज़ हम चोरी ना करें, किसी को बिना बताए हम कोई काम ना करें, अगर हम किसी क्लाइंट के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं तो उन क्लाइंट को हर चीज़ का पता होना चाहिए कि जो भी हम पर टेस्ट हो रहा है उसका क्या आउटकम होगा और उसके रिज़ल्ट को किस तरह से पब्लिश करेंगे, वेदर इट शुड बी पर्सनल और पब्लिक। तो ये सारी बातें जो हैं वो हम एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजिकल टेस्ट में पढ़ते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी पढ़ सकते हैं। और पेपर का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी, जो कि CC3 यूनिट 1 में है। हम लोग अभी कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ एथिक्स इन टेस्ट। कंसेप्ट ऑफ एथिक्स इन टेस्ट का मतलब होता है कि इसके एथिक्स के बारे में, नैतिकता के बारे में ये जाने कि किसी भी स्केल या टेस्ट को डेवलप करने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए, जब हम यूज़ करते हैं किसी डेवलप्ड टेस्ट को, किसी ने डेवलप किया, किसी टेस्ट को बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, और उसको जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या कंसेप्ट होना, क्या क्या किस किस चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं ताकि वो हम नैतिकता को भंग ना कर सकें। तो इसमें हम लोग इस तरह से समझेंगे, अ मेजर इशू कन्फ्रंटिंग अ साइकोलॉजिकल रिसर्चर इज़ एथिक्स। यानी कि किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्चर को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर ध्यान देना होता है वो होता है नैतिकता, यानी एथिक्स। रिसर्च एथिक्स कंप्राइज मैनी डिफरेंट टॉपिक्स इंक्लूडिंग टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड साइकोमेट्रिक्स। यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको एथिक्स, रिसर्च एथिक्स में जो आता है, जैसे कि उसमें टेस्ट कंस्ट्रक्शन और साइकोमेट्रिक्स भी आता है। एरियाज ऑफ कंसर्न विद इन दीज एरियाज इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू मेजरमेंट बायस, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, एरर्स एंड द यूज़ ऑफ नेग्लिजेंस और डिसेप्शन। किसी को धोखा देना, किसी को नेगलेक्ट करना, किसी इम्पॉर्टेंट इशू को नेगलेक्ट करना, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना या अननोइंगली ध्यान नहीं देना, ये सब सारी बातें आती हैं। किसी को डिसीव करना, धोखा देना, इस तरह की बातें। एरियाज ऑफ limitations in the research and recommendation. The experimenter should also include information about the misuse of research and the need to consult multiple sources of information. The researcher must ensure that they are abiding by ethical process, as the result may have consequences that the experimenter cannot foresee. And failing to comply with these processes may lead to the scorn of the scientific community. इसमें देखिए ये बात बताया जा रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम इंक्लूड करते हैं उसमें उसका मिसयूज़ ना हो, रिसर्च में किसी तरह का मिसयूज़ ना हो, और जो हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उससे कंसल्ट करने के बाद, अगर ज़रूरत पड़े तो कंसल्ट करने के बाद हम लोग लें। उसके बाद, और अगर हम फेल करते हैं ये सब, तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा घातक परिणाम हो सकता है। बिकॉज ऑफ द डॉन्टिंग नेचर ऑफ दिस प्रोसेस, इट इज़ नेसेसरी फॉर द रिसर्चर टू वर्क विथ फेलो साइंटिस्ट टू कन्फर्म द रिसर्च इज़ रिपीटेबल। यानी कि अगर इस तरह की बातें नहीं होती हैं, अगर रिसर्चर ये गलत काम करता है अगर रिसर्च करने के टाइम में, तो इसको जो फेलो साइंटिस्ट होते हैं हमारे, उस पर भी उसके रिपुटेशन पर ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है। Ethics plays a major role in how the scientific community perceives the work of a researcher. यानी कि एथिक्स, जो नैतिकता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है, जिसमें कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है वो कैसे वो ये समझता है या परसीव करता है या प्रत्यक्षीकरण करता है कि वो किसी भी रिसर्चर के वर्क को क्या है, कैसे उसने वर्क किया है। यानी कि किसी भी रिसर्चर के वर्क को परसीव करता है, समझता है कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी। तो इसलिए रिसर्च एथिक्स रिसर्च में होना बहुत अनिवार्य है। इफ़ अ रिसर्चर प्लेगराइजेज द वर्क ऑफ अनदर और इज़ इंटेंशनली नेग्लिजेंट इन द रिसर्च, यानी कि किसी
प्लेगरिज्म का मतलब होता है किसी साहित्यिक चोरी करना, यानी दूसरे का अगर कोई लिखा हुआ मैटर है उसको हम लोग चोरी कर लेते हैं तो उसको प्लेगरिज्म कहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग, अनएथिकल है, वो अनैतिक है। और इंटेंशनली नेग्लिजेंट, या कभी कभी हम लोग जानबूझकर नेग्लेक्ट करते हैं किसी चीज़ को रिसर्च में, अननोइंगली हो गया दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन इंटेंशनली यानी जानबूझकर अगर हम नेग्लिजेंट हो जाते हैं तो ये गलत होता है। दैट वुड लीड टू देयर रिसर्च बीइंग अनएक्सेप्टेड बाय फेलो साइंटिस्ट। उससे क्या होगा कि जो भी उसके फेलो साइंटिस्ट हैं, जो दूसरे जो वैज्ञानिक हैं, उन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या स्वीकार नहीं करेंगे। देन टेस्ट विल नॉट मीट द पर्पसेस ऑफ अ रिसर्च स्टडी। और अगर ऐसा होता है तो वो जो पर्पस है हमारा रिसर्च स्टडी का वो पूरा नहीं हो पाता है। देयरफॉर एथिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू लेजिटिमेट रिसर्च प्रैक्टिसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एथिकल इश्यूज इन टेस्ट, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे इसमें कि जो नैतिक बातें होती हैं जो कि टेस्ट में होना अनिवार्य होता है, किसी भी रिसर्चर को उसको फॉलो करना अनिवार्य होता है, वो है इस तरीके से: competence of psychologist, informed consent, the right to results, confidentiality, test security, invasion of privacy, labeling, dehumanization। एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। कंपिटेंस मतलब द टेस्ट यूजर्स शुड, मतलब जो भी टेस्ट को यूज़ कर रहा है, जो भी रिसर्च कर रहा है किसी टेस्ट के ऊपर, उसको क्या करना चाहिए? सेलेक्ट टेस्ट आफ्टर रिव्यू ऑफ टेस्ट, रिव्यू करे पूरे टेस्ट को और तब उसको सेलेक्ट करे, चुने कि हमको ये टेस्ट पर अपना रिसर्च करना है। नॉलेज ऑफ टेस्ट मटेरियल एंड मैनुअल्स, मतलब कि जो भी मैनुअल है, उस टेस्ट का जो मैनुअल है उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, उसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लें। उस टेस्ट मटेरियल के बारे में, किस चीज़ को वो टेस्ट करने जा रहा है और मैनुअल में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। नॉट यूजिंग टेस्ट फॉर पर्पज़ नॉट रिकमेंडेड बाय डेवलपर्स, यानी कि अगर जो डेवलपर जिसने टेस्ट को बनाया, जिसने स्केल को बनाया, वो क्या सोच कर बनाया और किस पर्पस के लिए बनाया, उसको उसी से जो रिकमेंड उन्होंने किया कि इस चीज़ को जानकारी लेने के लिए हम लोग ये टेस्ट का उपयोग करते हैं, तो इस पर्पस को समझना रिसर्चर को पड़ेगा, क्योंकि जो रिकमेंड किया गया है डेवलपर्स के द्वारा उसके आधार पर ही हम लोग काम करते हैं। जो रिसर्चर है वो रिसर्च कर सकता है। नॉलेज ऑफ एथिकल कोड्स, नॉलेज ऑफ एथिकल कोड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नैतिक बातें हैं, जैसे कि किसी को बिना बताए हम नहीं उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, या हम ये नहीं कर सकते हैं कि रिज़ल्ट हम सार्वजनिक ना करें, और अगर सार्वजनिक करना है तो हम जो क्लाइंट है उनसे बात करके करें। तो ये सब बहुत सारे एथिकल कोड्स हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि इसको भी हम लोग एक करके पढ़ेंगे। मस्ट बी प्रेजेंटेड इन क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल वे, जैसे कि जो भी टेस्ट हमने प्रेजेंट किया उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कहीं भी कोई एम्बिग्विटी, कोई कन्फ्यूजन, किसी तरह से अस्पष्ट रूप से इसको नहीं हमको प्रेजेंट करना है, नहीं रिसर्चर प्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट है रीज़न फॉर द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कारण है जिसके लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं, जो टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं हम, ये किस लिए कर रहे हैं, ये रीज़न बताना। इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स टू बी यूज्ड, जो हम लोग मूल्यांकन विधि अपनाएंगे उसके बारे में भी बताना। हाउ असेसमेंट स्कोर्स विल बी यूज्ड, कैसे जो असेसमेंट स्कोर हमें मिलते हैं, जो मूल्यांकन के बाद हमें जो प्राप्तांक मिलते हैं, उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। हु ऑल कैन एसेस द रिज़ल्ट, कौन कौन रिज़ल्ट देख सकता है, क्या वो पब्लिक देख सकता है या कोई पर्सनल वे में किसी का हम देख सकते हैं, या फिर पर्सनली जो जिसके ऊपर ये स्टडी किया सिर्फ वही जान सकता है। ये सब बातें का भी होना नैतिकता के अंतर्गत आता है। राइट्स टू रिज़ल्ट, इसका मतलब ये होता है कि मस्ट फुल्ली डिस्क्लोज टेस्ट रिज़ल्ट इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी कि जो भी रिज़ल्ट हमें प्राप्त होता है रिसर्च के द्वारा उसको हम लोग सार्वजनिक डिस्क्लोज़ करना, मतलब बताना, उसको सबके सामने लाना, और किस तरह से अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी कि जो ऐसी भाषा जिसको कि लोग समझ सकें और फॉलो कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। अवॉइड एनी टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा टेक्निकल होगा तो हो सकता है कि आम पब्लिक नहीं समझ पाए, तो ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे जिससे हमारा रिज़ल्ट सब लोग को समझ में आए, उसका वैलिडिटी और उसका रिलायबिलिटी भी हम लोग समझ ले कि आखिर ये टेस्ट हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस उसको बहुत गोपनीय रखना, गोपनीय बातें।
तो द टेस्ट रिजल्ट्स आर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी ये बहुत ही गोपनीय होता है। जो भी टेस्ट रिज़ल्ट हमें प्राप्त होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी ग्रुप के ऊपर, अगर हम कोई प्रयोग करते हैं, टेस्ट अप्लाई करते हैं कुछ जानकारी के लिए, जैसे बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं तो बुद्धि की जानकारी के लिए लेते हैं, तो क्या वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है। अगर जिसका हम बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, अगर वो चाहता है कि वो उसके रिज़ल्ट को सार्वजनिक किया जाए, तभी हम कर सकते हैं, तो इसको बहुत ही गोपनीय रखा जाता है। रिलीज ऑफ रिजल्ट शुड ओनली बी मेड टू अनदर क्वालिफाइड प्रोफेशनल आफ्टर क्लाइंट्स कंसेंट। बिल्कुल सही बात, अभी अभी हमने बताया कि बिना क्लाइंट के कंसेंट के, यानी जब तक जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो सहमति दे, तभी हम दूसरे प्रोफेशनल को हम शेयर कर सकते हैं या हम उसको रिज़ल्ट को दिखा सकते हैं। टेस्ट सिक्योरिटी। टेस्ट सिक्योरिटी का मतलब होता है कि टेस्ट मटेरियल्स मस्ट बी केप्ट सिक्योर। जो भी टेस्ट मटेरियल्स है उसको हम लोग सिक्योर रखते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आइटम्स आर नॉट रिवील्ड एक्सेप्ट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड व्हेन मैंडेटेड बाय लॉ टू प्रोटेक्ट टेस्ट इंटीग्रिटी। देखिए, टेस्ट का इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इसमें जो भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर यूज़ करते हैं, अगर टेस्ट को अप्लाई करते हैं, या फिर हम लॉ में किसी न्याय के लिए अगर हम इसको यूज़ करते हैं टेस्ट को, तो फिर इसका प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी इंटीग्रिटी का भी जो प्रोटेक्शन होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए टेस्ट सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट आइटम्स आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो भी टेस्ट आइटम्स होते हैं वो बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं लोगों की, और वो उसको हम लोग सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। अगर करें तो ये अनैतिक हो जाएगा। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब होता है कि जैसे कि उसमें गोपनीयता होना, प्राइवेसी यानी प्राइवेट होना। तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर किसी के पर्सनल लाइफ में ज़बरदस्ती या अनजस्टिफाइबल तरीके से घुसना, इंट्रूड करना, उसको हम कहते हैं इन्वेड करना, यानी कि ज़बरदस्ती घुसना किसी के पर्सनल लाइफ में, और बिना उसके कंसेंट के, बिना उसके सहमति के, यदि हम किसी के व्यक्ति के अंदर पर्सनल लाइफ में अगर हम प्रवेश करना चाहेंगे, तो उसको कहते हैं इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी। When tested people may feel their privacy is invaded। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि मनुष्य को ऐसा लगेगा, जिस व्यक्ति के ऊपर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, कि वो उसके प्राइवेसी को लोग भंग कर रहा है, गोपनीयता को भंग कर रहा है। द टेस्टर इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। दिस इंक्लूड स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन डन बाय अ कंप्यूटर। जो टेस्टर है वो किसी और के ऊपर इसको नहीं ये सवाल खड़ा कर सकता है कि कंप्यूटर ने गलती की या जो भी, वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन के लिए। जो भी उन्होंने टेस्ट के द्वारा जो स्कोरिंग प्राप्त किया, जो इंटरप्रेट किया, जो मूल्यांकन किया, जिस रिज़ल्ट जो बताया, वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टर जिन्होंने टेस्ट किया। इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग कलेक्टेड एंड द पर्पस ऑफ रिजल्ट टू बी यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने बतलाया था कि उसके प्राइवेसी को ध्यान में रखना, क्लाइंट के प्राइवेसी को सम्मान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए क्लाइंट को पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए अबाउट द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग कलेक्टेड। जो भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर किया उस व्यक्ति से, उस क्लाइंट से, उस व्यक्ति से, जो टेस्ट के द्वारा हमने जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी प्राप्त की, उसको हम लोग क्यों कर रहे हैं जानकारी प्राप्त, और उसका पर्पस क्या है, और रिज़ल्ट को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ये सब बातें भी उसको पूरी तरह पता होनी चाहिए जिसके ऊपर हम टेस्ट अप्लाई करते हैं। लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है कि वंस डायग्नोज द डिजीज़ कैन बी लेबल्ड। जैसे हम लोग बता दिए कि ये कारण से ये हुआ, यानी कि इस टेस्ट को अप्लाई करने के बाद ये पता चलता है, ये होता है उसका डायग्नोसिस, यानी उसका निदान। व्हेन डायग्नोसिस यूज़ लीस्ट स्टिग्मेटाइजिंग लेबल, यानी कि जो लेबल हम, जो नामीकरण हम लोग जिसको कह सकते हैं, जो हम लोग नाम दे रहे हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया, पैरानोया, इस तरह का ये जो बातें हैं, वो सब सुन के बहुत लोग घबरा जाता है, बहुत स्टिग्मेटाइज्ड हो जाता है। तो इस टाइप की बातों को हम लोग ना करें, बल्कि उसको हम दूसरे शब्दों में जो अंडरस्टैंडेबल और जो सरल भाषा है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर्सन कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट बेटर। और पर्सनल जो भी व्यक्ति है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और लास्ट है डीह्यूमनाइजेशन। डीह्यूमनाइजेशन का मतलब होता है, डज कंप्यूटराइज टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट क्रिएट अ डेंजर ऑफ मिनिमाइजिंग ह्यूमन यूनिकनेस। क्या ये ऐसा है कि जो भी हम टेस्ट
किए और एनालिसिस उसको किए वो किसी के व्यक्ति के यूनिकनेस पर को मिनिमाइज या कम कर सकता है? ह्यूमन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, सो ईच इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये तो हम लोग जानते ही हैं, मनोविज्ञान ने इसे प्रूव किया है कि कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता है। दो इंडिविजुअल कभी भी एक समान नहीं होते हैं। और क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मानव जो है, मनुष्य जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। हर चीज़ उनका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उनका सोचना समझना, उनका थॉट प्रोसेस, उनका सारा साइकोलॉजी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड पर्सन, हेंस टेस्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन जनरलाइज। इसलिए हम लोग जब जो भी इतना कम्प्लेक्सिटी के चलते क्या होता है कि जो भी टेस्ट रिज़ल्ट होता है उसको हम लोग टेस्ट करके, इंटरप्रेट करके और उसको हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। तो इतने सारे ये जो हैं जो हमने आपको समझाया, जो एथिकल इश्यूज़ हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट को अप्लाई करने के लिए, उन सारे एथिकल इश्यूज़ को हम लोग फॉलो करें, या जो रिसर्चर जो टेस्ट कर रहा है, स्केल यूज़ कर रहा है, वो इन सारी बातों को ध्यान में रखे और ध्यान में रखने के बाद ही वो रिसर्च करे, ताकि वो रिसर्च को जो रिज़ल्ट आता है उसको हम लोग जो भी साइंटिस्ट हैं या फेलो साइंटिस्ट हैं वो लोग उसको मान्यता दे सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।